क्या हो गया? क्या बन बना रहे हो? कल का जाके पढ़े थे घर में? कुछ डाउट है पूछ सकते हो। मतलब नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? हाँ। 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 हम्म। 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 हाँ, तो ये एक फैक्टर है भी ना कि चाइना का जो इंगेजमेंट है जैसे म्यांमार के साथ है। ठीक है, जैसे अभी अभी तक ना बांग्लादेश के साथ क्या होगा। शेख देखो, हर देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ठीक है, हर देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का अलाइनमेंट अलग अलग होता है। जैसे बांग्लादेश में दो पार्टी, मेन दो पार्टियां हैं, ठीक है, एक जो शेख हसीना की पार्टी है और एक कोई और है, लेडी ही है वो भी। ठीक है, तो शेख हसीना का जो अलाइनमेंट है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, लेकिन वो लेडी का अलाइनमेंट पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। तो अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर वो पाकिस्तान और चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये तो फिर जियो पॉलिटिक्स है। जैसे अभी क्या नाम है, यूएस में भी बाइडन आ जाएगा, बाइडन रशिया पे इतना हाश नहीं होगा। तो ये तो जियो पॉलिटिक्स है, और चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी थोड़े साल बाद पहले अपन नेपाल के साथ भी यही टेंडेंसी देख रहे थे कि चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा अलाइन हो गया था। तो अब इस चीज़ के लिए अब इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इन सब टेरिटरी को जाके एक्वायर कर लें, लेकिन फिर इंडिया की सॉफ्ट पावर, फिर रशिया और क्रीमिया जैसा हाल हो जाएगा हमारा भी, है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन देखो, एक समझौता, एक जो अग्रीमेंट है ना दो देशों के बीच में, वो ये भी होता है। जैसे इंडिया ने नेपाल और भूटान के साथ कर रखा है, ठीक है, कि हम अपनी टेरिटरी को, जो उनके एनिमी देश हैं, उनके लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैट वी विल नॉट अलाउ आवर लैंड टू बी यूज फॉर द एनिमी कंट्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये एक समझौता होता भी है। यूएस के साथ हमने कॉमकासा, ये सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कॉमकासा, कॉनकासा करके है, और एक अब भी है, उसका तीन है, एकदम एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तीन इंगेजमेंट्स हैं, कॉनकासा, एक अभी रिसेंट में ही हमने वो किया है, बेका, कॉमकासा और लेमुआ। बेका, कॉनकासा और लेमुआ। बेका बी सी ए, हिंदी में भी यही है, बेका, कॉमकासा, लेमुआ। ठीक है। हाँ देखो, ये ना मतलब एक तरीके से यूएस ने अपना एक स्टैंडर्ड रखा, लगा रखा है, स्टेजेस हैं। ठीक है, कि आप पहले बैका साइन करोगे, पहले मेरे ख्याल से पहले लेमुआ है, लॉजिस्टिक इंगेजमेंट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, लेमुआ। ठीक है, उसके बाद कॉनकासा है, कॉनकासा, और तीसरा है बेका। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेज वन है, स्टेज टू है, स्टेज थ्री है, इंगेजमेंट और गहरी होती जाती है। ठीक है, इंडिया ने यूएस के साथ ये तीनों साइन कर रखा है, और बेका तो मेरे ख्याल से एक दो साल पहले ही साइन किया है हमने। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारी इंडिया की पॉलिसी साउथ ईस्ट को लेके चेंज हुई है, लुक कैसे एक्ट ईस्ट हुई है। ठीक है, अभी यूएई का जब हम पढ़ेंगे तो यूएई के उसमें ही पढ़ेंगे कि वी हैव चेंज्ड आवर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स यूएई फ्रॉम स्ट्रेटेजिक या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट से का, हिंदी में बताऊंगा, लिख के लाया। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। ठीक है, मेरा अब नहीं है ना, अपन पैदा ही अंग्रेज हुए तो क्या करें। ठीक है, लेकिन कसम से नफरत मैं बहुत करता हूँ उन लोग से, तो हो जाएगा धीरे से। ठीक है।
और तुम, मेरे ख्याल से पुराने लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रखे हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, ये कुछ कुछ नए हैं, तुम हो जाएगा, तुम लोग दिक्कत मत करो। ठीक है, मैं जिंदा है अभी, थोड़ा सा सब्र रखो। तो ये तीन ना स्टेजेस हैं, अगर हमको क्या नाम है यूएस के साथ डीपली इंगेज करना है ना, तो ये तीनों एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे यूएस के साथ। ठीक है, एक तो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक मतलब कि ट्रेड, हम चीज सामान सामान का ट्रेड करेंगे। कॉनकासा वो है कि अब से इंडिया के जितनी भी टेरिटरी है और यूएस की जितनी भी टेरिटरी है, हम सब एक दूसरे के जो लोकेशन है उसको आर्मी नेवी और इसके लिए यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अब इंडिया की जो नेवी है वो यूएस के किसी भी पोर्ट को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो कॉनकासा वो है। और बैका ना ये इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंगेजमेंट दो देशों के बीच में पूरा होता है। ठीक, तो ऐसे कई देशों के साथ हमारे वो भी हैं, दैट वी विल नॉट अलाउ आवर लैंड टू बी यूज्ड फॉर द एनिमी ऑफ किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, तो एक ये भी होता है, भूटान के साथ हमने कर रखा है, फ्रेंडशिप ट्रीटी नाम बोलते हैं जिसको। ठीक, तो और जियो पॉलिटिक्स, अब वही है जियो पॉलिटिक्स। तो देखो, अगर कोई चीज़ स्टेबल हो जाएगी तो तुम लोग को पढ़ने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, आज से कुछ महीने कुछ साल पहले हमारे मलेशिया के साथ रिलेशन एकदम ख़राब थे। ठीक है, आज अपन इंडिया मलेशिया रिलेशन पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स है जो चेंज होती ही रहती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी अभी कल परसों ही न्यूज़ आई कि ईरान ने इंडिया को अक्यूज़ किया है, सुने हो तुम लोग? और हम ईरान से इंगेजमेंट कितना बढ़िया सोच रहे थे, अब उसके कारण पूरा हमारा जो ईरान के साथ जितना भी इंगेजमेंट था वो ख़राब हो गया। ठीक है, एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाला एंगल भी है वो। अभी कल परसों की ही न्यूज़ है ये कि ईरान ने अक्यूज़ किया है इंडिया को, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उन्होंने। तो जियो पॉलिटिक्स चेंज होता रहता है, तो ऐसा हो सकता है, हो कुछ भी सकता है। हो तो ये भी सकता है कि हम चाइना को काउंटर कर दें। ठीक है, मलेशिया हमारे साइड हो जाए, बांग्लादेश भी हमारे साइड हो जाए, लेकिन ठोक के थोड़ी ना बोल सकते हैं। ठीक, तो आज का पहला टॉपिक है इंडिया यूएई। इंडिया यूएई रिलेशन। दिख रहा है ये पेन? फिर वही आ गया। नहीं होगा आज ये। इंडिया यूएई रिलेशन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, देखो इसको ना संयुक्त यूएई इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये यूनाइटेड, हाँ सर, नहीं, अब आ गए हो तो सर ये इसका कलर चेंज करो ना, हो नहीं रहा है इससे, नहीं हो रहा है। ये वाइट किया हूँ लेकिन, अच्छा वही है ना कि, तो इससे क्यों नहीं लिखा रहा है? ठीक, रिसेंट में ये हुआ था कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस थे वो इंडिया आए हुए थे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह अपन साइन किए उनके साथ, तो ये सब है। ठीक है, तो इसके पहले यूएई के बारे में बता रहा था। हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसा नाम है ना,
एक्चुअली में जो देश है ना, ये 7 एमिर्स हैं, एमिर्स मतलब शेख, ठीक है, इन 7 शेखों से मिलके ये देश बना हुआ है, इसीलिए इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी? ठीक। तो इसके क्राउन प्रिंस अभी इंडिया आए हुए थे और बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं हमारे। एमओयूज, एमओयूज का हिंदी में मतलब होता है समझौता ज्ञापन। देखो स्पेलिंग कैसी रहेगी, लेकिन हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी इसकी गारंटी है मेरी, हिंदी चाहे इंग्लिश में, ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एमओयू साइन हुआ। सबसे पहले तो एक एमओयू साइन हुआ सिविल न्यूक्लियर डील पे। सिविल न्यूक्लियर डील समझते हो? असैन्य परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर डील, दैट बोथ द कंट्रीज विल कैरी आउट सिविल न्यूक्लियर, ठीक है, फॉर द पीसफुल पर्पसेस। बम और मिसाइल नहीं बनाएंगे, बिजली बिजली पैदा करेंगे इससे, ठीक है, इसको बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर डील। दूसरा, देखो यूएई जाहिर सी बात है तेल और एलएनजी बहुत मिलेगा, ठीक है, तो हमने इनके साथ एक और समझौता साइन किया है फॉर द लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक। आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हो? स्ट्रेटेजिक, ISPR, ये सुने हो कभी? इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हिंदी में लिख लो भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसके बारे में सुने हो कभी? क्या है ये इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? बताता हूँ। देखो क्या है ना कि ये भारत ही नहीं कर रहा है, दुनिया के जितने भी मेजर जो डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ये? एक तरीके का एक तरीके की प्रैक्टिस है क्रूड ऑयल को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने देश में भर भर के रखना, ठीक है, जिसको स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक मतलब जब ज़रूरत आएगी तब हम इसको निकालेंगे। मान लो कि जैसे हम उस दिन पढ़े थे कि स्ट्रेट ऑफ क्या नाम है, हॉर्मोज में ईरान ने बमबारी कर दी और पूरा जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है दुनिया भर का वो ख़त्म हो गया है, तो हमारे देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे देश में क्या कर रखा है, ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े टैंकर बना के रखे हैं, ठीक है, कि कभी जब इमरजेंसी आएगी तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार का जो रिज़र्व है उसको बोला जाता है इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व, ठीक है। और इसका इंडिया का इसमें बहुत बड़ा स्टेक है। इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक इसीलिए भी है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्रूड ऑयल के लिए हमारी इकोनॉमी सीधा सीधा क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। अभी बीच में एक आध दो दिन पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, ठीक है, मज़ा आ रहा था, ठीक। सोचो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई अगर जो चेन है वो टूट जाए, ठीक है, कि आ ही नहीं रहा है, जितने भी स्ट्रेट्स हैं वो ख़त्म हो गए, ईरान ने वहाँ कर दिया कब्ज़ा, आने ही नहीं दे रहा किसी कंटेनर को, तो फिर देश का क्या होगा? तो ये स्थिति ना आए और देश को ऐसी स्थिति में कि भाई हमारा काम कुछ दिन चल जाए, ठीक है, तो हर जितना ही बड़ा देश है वो अपने पास एक पेट्रोलियम रिजर्व रखता है, ठीक है। कहाँ रखता है? ज़मीन के अंदर बहुत बड़े बड़े टैंकर और जो भी फैसिलिटी है वहाँ पे बना के, उसको बोला जाता है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। अब इंडिया ने मतलब ISPR के लिए इंडिया की जो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो 2 स्टेज में है, ठीक है। स्टेज 1 में कहाँ कहाँ पे हैं ISPR के रिजर्व, कहाँ कहाँ पे, और इसके लिए एक अलग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। जैसे NTPC है, IOCL है, वैसे इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ठीक है। इसमें हम 2 स्टेज में अभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। स्टेज 1 में
3 जगह पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमने बनाए हैं। वो जगह कौन कौन सी है? सबसे पहला तो है पुद्दूर, ठीक है, ये केरल में है। दूसरा है मैंगलोर, ये कर्नाटका में है। और तीसरा है वाइजैग। स्टेज 1 पहले स्टेज के अंतर्गत हमने इन 3 जगहों पे अलग अलग कैपेसिटी के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं, ठीक है। अब इंडिया स्टेज 2 में आ चुका है, वाइजैग, ठीक है। स्टेज 2 में हम 2 जगह पे, एक तो है भूल गया कहाँ है, एक तो है एक तो है पुद्दूर में ही स्टेज 2, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे पुद्दूर में ही। और दूसरा है, ये सारा चीज ना लिख लेना चाहिए, हाँ याद आ गया, चांदीखोल, उड़ीसा। स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कैपेसिटी का, ठीक है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे बनाए थे, ठीक है। अब जो हम पेट्रोलियम रिजर्व के लिए जो बना रहे हैं बड़े बड़े बना रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में जब पूरा क्रूड ऑयल भर जाएगा, इन तीनों में ऑलरेडी भरा चुका है, पुद्दूर में ऑलरेडी भरा चुका है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटी का जो पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो मेरे ख्याल से भी चांदीखोल का है, अभी न्यूज़ में भी था ये कुछ दिन पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे हम भर रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ ये पूरा भर जाएगा तो अभी हमारे पास जितना इन पांचों में रिजर्व है वो है 39 मिलियन मैट्रिक टन्स, इतना। अगर फुल कैपेसिटी में इंडिया ऑपरेट करता है या इन पूरे पांचों जगह के टैंकरों को पूरी तरह से भर देता है तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 40 मिलियन मैट्रिक टन्स, ठीक है। इतने देर में मान लो अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई बंद हो गई, ठीक है, तो इतना पेट्रोल कितने दिन चल पाएगा? मात्र 9 दिन, ठीक है। 9 दिन में अपन पूरा पेट्रोल चूस मारेंगे, ठीक है। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस पेट्रोलियम रिजर्व्स, हमको ये बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक थोड़ा सा कंपैरिजन ये देखें तो यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट इतनी है, ठीक है। चाइना की ऑलमोस्ट इतनी है। तो अब अगर वॉर को लेके जो न्यूज़ आती है ना, तो अब ये एक न्यूज़ आप लोग सुनते भी होंगे कि अब डायरेक्ट या कन्वेंशनल वॉर होने की जो आशंका है वो बहुत कम है। अब वॉर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के थ्रू होगा। तो अगर चाइना को पहले अपने को हम पे अटैक करना है तो वो 1 महीने पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाने लगेगा, और वो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएगा कि इंडिया को पूरे जितनी भी ऑयल सप्लाई है उससे कट ऑफ कर देगा। पहले तो बिना तेल के आप कितने देर क्या ही उड़ा लोगे, कौन सा एयरफोर्स का प्लेन उड़ा लीजिएगा और कितने टैंक उड़ा लोगे, ठीक है। तो ये कहना सत्य है कि अब जो लड़ाई होगी या जंग होगी वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं होगी, आमने सामने की नहीं होने वाली है, ठीक है। यू पीपल मस्ट हैव हर्ड, ज़रूर सुना होगा कि अब स्पेस में भी हम आर्म्स लगा रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट में मिसाइल विसाइल करके वो कर दिए हैं, ठीक है। चाइना ने, इंडिया ने टेस्ट नहीं किया है, चाइना ने किया है। ये सब खुरापात चाइना करता है और यूएस कर लेता है, लेकिन पता किसी को नहीं चलता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं है ना। पोखरण पिक्चर देखे हो, पोखरण परमाणु, जॉन अब्राहम की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। हम करे तो चोरी है, ठीक है, वो कर रहा है तो बहादुरी है, ठीक है। एनपीटी कितना, मतलब वो
कितना बायस्ड है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, तो तू क्यों बनाया है ना? एनपीटी सीधा सीधा दादागिरी है, ठीक है। तो ये है। और हम मोस्टली जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो इसीलिए ही भर भर के रख रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया, देखो इंडिया पे कभी भी लड़ाई होगी तो एक फ्रंट से अब तो अब होगी नहीं। पहले हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे, अब 3 फ्रंट हो जाएंगे। और अब आप धीरे धीरे देखना चाइना की इंगेजमेंट म्यांमार से बढ़ती जाएगी, क्योंकि म्यांमार में अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अब तो है नहीं, मिलिट्री रूल चल रहा है। मिलिट्री रूल जो भी है वो चाइना को ही अलाइन करेगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी एकदम काम कर रहा है चाइना। तो थोड़ा थोड़ा जियोपॉलिटिक्स जब सोचते हो तो ये सब सोचा करो, वो उससे वो आज तक के हिसाब से तो हम जंग हार जाएंगे, ये सॉरी जीत ही रहे, ठीक है, क्योंकि चाइना के पास 550 टैंक्स हैं और हमारे पास 540, सॉरी 560, तो आज तक वाले ऐसे करते हैं, ठीक है, कि 550 टैंक उसके पास है, हमारे पास 560 है, इसमें हम ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसा कन्वेंशनल वॉरफेयर अब नहीं होगा। इंडिया, अच्छा हाँ, ये ISPR इंडिया यूएई पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ये है, और यूएई हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो उनकी क्राउन प्रिंस की जो अभी विजिट था, ये 2 मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसको हम भरना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम कब भरते हैं? अभी दुनिया भर में, ठीक है, क्रूड ऑयल का दाम एकदम कम पे ही चल रहा है, और इसके पहले भी कम पे चल रहा था, लेकिन तब भी यहाँ पे जो हम पेट्रोल जो भरा रहे थे, उस पेट्रोल के प्राइस में कोई भी कमी नहीं आई थी, ठीक है। तो इंडिया ने उस समय को, जिस समय क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम था, बहुत अच्छे से लीवरेज किया उसको, ठीक है। हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ज़्यादा किया, ठीक है, और वो क्रूड ऑयल हमने कहाँ भरा? यहाँ, ठीक है, क्योंकि और उससे इंडिया ने 3000 करोड़ रुपए बचाए, ठीक है। तो इसीलिए कम नहीं हुआ था क्रूड ऑयल का प्राइस, और इसीलिए अभी भी क्रूड ऑयल का प्राइस कम नहीं होगा। मतलब क्या नाम है, ग्लोबल क्रूड ऑयल का भी प्राइस अगर कम हो जाएगा तो इंडिया में नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 रीज़न है इसके, एक तो हमको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भर रहे हैं, और दूसरा हमको हमारे जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे उसको भी कम करना है, और इसीलिए ईवी को बढ़ावा देना है। कल ईवी के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा भी था कोई, ठीक है। और देखो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस खत्म क्यों करना है, इसका भी एक रीज़न है। इसका एक रीज़न है कि इंडिया जो पेमेंट करता है ना, इंटरेस्ट पेमेंट या पेमेंट हम दूसरे देशों से जो ट्रेड करते हैं उससे में पेमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा पेमेंट हम क्रूड ऑयल की करते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या है? नहीं, सोना। इतना हम गोल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, हम जितना सोना खरीदते जा रहे हैं उतने गरीब होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास कहाँ रिजर्व्स है? KGF में तो वो यश घूम रहे हैं ना, वहां पे गोल्ड थोड़ी ना है, कोलार गोल्ड फील्ड्स में, वहां पे तो शूटिंग हो रही है। इंडिया में गोल्ड के रिजर्व कहाँ है? लेकिन हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? अभी फिर शादियों के सीजन आ जाएगा, धड़ल्ले से खरीदेंगे, ठीक है। तो जितना हम, सबसे पहला हम जो पैसे देते हैं वो क्रूड ऑयल को देते हैं, और दूसरा हम देते हैं गोल्ड को, ठीक है। तीसरा है डिफेंस के लिए तो बजट होता है, इनके लिए बजट नहीं है ना, बजट इसके तो देना है ना भाई, उससे लिए हो तेल तो उसको दोगे ना पैसा, इसके लिए कोई बजट तय थोड़ी ना होता है। ऑयल के लिए बजट तय नहीं होता है। ऑयल बजट सुनी हो गया? कोई भी सुना है? ऑयल बजट नहीं सुनोगे, इसका बजट नहीं होता, गोल्ड का बजट नहीं होता। देश के लोग जितनी शादी करेंगे उतना गोल्ड चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा है। हम्म हम्म साउथ रीजन में होने के, कोस्टल रीजन में होने के क्या वजह हो सकते हैं, तुम ही बताओ। पोर्ट से नज़दीकी है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाता है।
नहीं तो देखो कई चीज़ें हैं, जैसे मैं एनपीसीआईएल में जब काम कर रहा था ना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ककरापारा में था मैं, तो कई सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक या नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है जो जीपीएस में नहीं दिखाता है। इतना है इंडिया में थोड़ा मोड़ा सिक्योरिटी, ठीक है, जो हमने आईआरएनएसएस गगन गगन सेटेलाइट 7 सेटेलाइट का जो समूह कर रखा है हमने, उसमें उसका एक एडवांटेज मिलिट्री वाला भी है। ठीक है, तो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं ना, जो ये सब हो सकता है, मेरे को नहीं लग रहा है कि एनपीसीआईएल का जीपीएस में दिखाता है लोकेशन, नहीं दिखाएगा, आसपास का दिखा देगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ककरापारा आप सर्च करोगे तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो नेशनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस से नहीं दिखाएगा। अब पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। अब भाई ज़मीन के नीचे पेट्रोल रखा है, ऐसे तो माचिस मार के ही जला सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, और स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन्स होते हैं यहाँ पे भी, सीआईएसएफ और ये सब की सिक्योरिटी रहती है, अच्छा सिक्योरिटी रहती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक 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 है, कहाँ थे? ठीक है, अब थोड़ा ये देखते हैं कि यूएई हमारे लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है, और व्हाट आर द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके इंडिया और यूएई दोनों दोनों वो हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है I2U2। I2U2 सुने हैं? क्या है I2U2? ठीक, सबसे पहले तो हम I2U2 के कॉमन मेंबर हैं। दूसरा एक कॉरिडोर है आईमैक, सुने हैं आप लोग? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, एक ऐसा हम कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया को मिडिल ईस्ट मतलब जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं उससे जोड़े, टर्की से होते हुए यूरोप से जोड़े। ठीक है, लेकिन अभी इसराइल और जो पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे ये वाले प्रोजेक्ट को बहुत धक्का लगा है, नहीं तो अब तक शायद काम चालू हो जाता। बहुत एग्रेसिवली इसमें काम हो रहा था आईमैक पे। और ईरान और रशिया का एक ये फैक्टर भी है कि क्यों चलना चाहिए इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि चल जाएगा तो आईमैक कॉरिडोर ऑपरेशन में आ जाएगा। आईमैक कॉरिडोर अगर ऑपरेशन में आ जाएगा तो ईरान को हम बाईपास कर देंगे ना। ठीक है, और जब तक ये नहीं चल रहा है तभी तक ईरान की इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, आईमैक कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके लिए यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है आईमैक के लिए, और भी बहुत सारे हैं। इंडिया और यूएई का जो बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा है, बायलैटरल ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा है यूएई के साथ। बायलैटरल ट्रेड मतलब द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 85 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है। चौथा, यूएई इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर या एफडीआई कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया, चौथा सबसे बड़ा एफडीआई कंट्रीब्यूटर है। पहला कौन सा है? हाँ, 2018-19 से सिंगापुर तो देश है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एफडीआई में अपने, मालूम भी नहीं है। सिंगापुर में बोलो तो बस वो शेर ही आता है दिमाग में, सफ़ेद वाला जिसके मुंह से पानी निकलता रहता है। सिंगापुर में कि मलेशिया में? है ना, सब जाके फोटो की, सफ़ेद कलर का शेर मुंह से पानी निकल रहा है। ठीक, इसके अलावा यूएई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल या एनर्जी नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे।
क्रॉस बॉर्डर, जैसे रूपी रूबल सुने हैं आप लोग, वैसे ही इंडिया और यूए में भी एक ट्रीटी है दैट वी विल यूज़ रूपी, और यह है एमिरेट ई दिरहम, ये मतलब हाँ अरब एमिरेट्स दिरहम। जब हम दोनों कंट्री एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो रूपी और एईडी का यूज़ करेंगे। ये वाला एक समझौता भी है। उसके बाद रुपए का क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड यूए में इंट्रोड्यूस हो गया है। इस तरह की चीज़ों को फिनटेक कहा जाता है, फिनटेक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, फिनटेक। इसके अलावा स्पेस कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, और यूएई का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस एजेंसी, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है टू यूज़ स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस। शांति प्रिय ढंग से स्पेस का यूज़, अंतरिक्ष का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यूएई एक ऐसा देश है जिससे जो डिफेंस, अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो यूएई एंटी टेररिज्म, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब के लिए इंडिया और यूएई के इंटरेस्ट एकदम अलाइन है। ठीक है। इसके अलावा यूएई ने ब्रह्मोस, आकाश जो है वो एक डिफेंस, मतलब एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और तेजस, इन तीनों चीज़ को खरीदने के लिए थोड़ा रुचि दिखाई है यूएई ने। यूएई की खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कुछ पूछना है? हाँ हाँ हाँ, तो हम बेच तो सकते हैं ना। अभी तो मेरे ख्याल से फिलीपींस और इसको वियतनाम को इंडिया ने दिया भी है। ठीक है, हम मिल के बना रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम बेच नहीं सकते हैं। बेच सकते हैं बिल्कुल। अब एक इंडिया, अगर इंडिया के डिफेंस की बात की जाए ना तो एक ही चीज़ बहुत अच्छी है, ब्रह्मोस और अग्नि। ठीक है, जिसमें हम ठोक के बोल सकते हैं बहुत अच्छा बनाया है। उसके अलावा तेजस वेजस में मेरे को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मोस है, हमारे मिसाइल सिस्टम्स अच्छे हैं। इसमें एक कोऑपरेशन है। इसके अलावा अभी अगर हम देखेंगे तो यूएई में इंडियन डायस्पोरा, जो वो भारतीय जो यूएई में काम कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है, इससे पीपल टू पीपल टाइज जनरेट होता है। दूसरा, एक कल्चरल लिंकेज डेवलप होता है। जैसे अभी यूएई में सब हिंदू टेम्पल खोला गया, बाप्स नाम है उसका, BAPS। ठीक है, तो इससे कल्चरल लिंकेजेस, पीपल टू पीपल टाई और इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, इससे क्या, इससे दो देशों के बीच में संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा ये देखते हैं कि भाई इन दोनों देशों के रिलेशन में चैलेंज क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी, टाइम बाय टाइम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चल देता है यूएई, उसको यूएई पैसा दे देता है। तो इससे यूएई का स्टैंड समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आप टेररिज्म को कंडेम कर रहे हो, आतंकवाद को बोल रहे हो कि नहीं होना चाहिए, और जो आतंकवाद फैला रहा है
वो आके बैठता है आपके देश में और फिर उसको बार बार पैसा दे देते हैं ना, उन लोग फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक, एक तो कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ यूएई फॉर पाकिस्तान। दूसरा कि अभी एक नई चीज़ आई थी, हलाल सर्टिफाइड जो वो है, वो समझ में आ रहा है कि इंडिया फ्लैश का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, हम मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो कैमरा भी लगा हुआ है ना, सोच सोच के बोलना पड़ता है। इंडिया मीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है उन लोग हलाल का ही खाते हैं। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ से मीट भेज रहे हैं उनको वो सर्टिफाई चाहिए कि ये हलाल मीट ही है। ठीक है, इसी को हलाल सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। और दूसरा एक लेबर के मतलब लेबर जो इंडिया से यहाँ जाते हैं उसमें भी एक सिस्टम है कफाला करके है। ठीक है, कि लेबर सुने भी होगे आप लोग कि लेबरों का मतलब वीज़ा सब रख लेते हैं। ठीक है, और फिर वो एक ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, और चूंकि बहुत सारे लेबर इंडिया से जाते हैं, ठीक है, तो ये एक कंसर्न है। अभी बीच में तो सऊदी अरब का ये न्यूज़ था कि इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स को उन्होंने वो कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था और फांसी वासी की सज़ा दे दी थी सही से। ठीक, तो ये कुछ वो है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो यूएई के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब हम उनसे मंगाते जाते हैं, उनको बेचते कम है। ठीक है, अब ट्रेड की अगर हम बात करें ना इंडिया यूएई की, तो हम जितने भी स्पेक्ट्रम में इनसे ट्रेड करते हैं वो स्पेक्ट्रम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, जैसे इंडिया और यूएई मेनली जो ट्रेड करते हैं वो 3-4 चीज़ों में ही करते हैं। सबसे पहले हम जेम्स में करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल में करते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में करते हैं। इंडिया और यूएई का जो मेजर ट्रेड है वो इन चारों चीज़ में ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसी कारण इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है हमारा, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत महंगे हैं, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में हम मंगवाते हैं उन लोगों से, और उनसे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? इसको काउंटर किया जा सकता है कि ट्रेड के जितने भी स्फीयर्स हैं इसको बढ़ा के ज़्यादा और मतलब खाना भी भेजो, चप्पल जूते भी भेजो, जितने भी ट्रेड के स्फीयर्स हैं, जितने कमोडिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं, द नंबर ऑफ कमोडिटी इन विच बोथ द कंट्रीज आर ट्रेडिंग शुड बी इंक्रीज, बढ़ा देना चाहिए। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट को क्या बोलते हैं, मैं लिख के लाया था, व्यापार, ठीक है जो भी है, गड्ढा नहीं बोलते हैं यार उसको, हाँ, ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। और फिर यूएई फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान, फिर इसके बाद एक जो हम उस हाँ, एक और मीट प्रोडक्ट भी है जो इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब मीट प्रोडक्ट में एक हलाल सर्टिफिकेशन की जो एक नीड आई है उसमें, और जो एक लेबर वाला जो बता रहा था उसको कफाला सिस्टम बोलते हैं, कफाला सिस्टम, जो ह्यूमन राइट्स के लिए थोड़ा गड़बड़ है। सो दिस आर द एरियाज ऑफ स्ट्रेंस या चैलेंजेस इंडिया यूएई के लिए। ट्रेड डेफिसिट है, हाँ ट्रेड डेफिसिट लिखा हूँ, ये यूएई फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान को पैसे देता रहता है, नहीं तो पाकिस्तान कब से एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में चला जाता, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में चला जाता। एफएटीएफ समझते हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ये कंट्री को ग्रेड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया ये एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है अभी।
और बार बार यही सब देश हैं, ये अमेरिका, जो बार बार उनको पैसा देके बचा रहे हैं। तो ये है, ठीक है। 1 घंटा हो गया यार। हो गया, आगे बढ़े। इस स्पीड से जाएंगे तो हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हफ्ते भर में ही खत्म नहीं होगा। चलो, अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, ठीक है। उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। लिख लो, हर चीज़ को अगर लिखते जाऊंगा ना तो लेट हो जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ये जो रिपोर्ट आई या ये जो एडिटोरियल था ना, ये RCEP पे था। RCEP समझते हो? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सुने हो ये क्या है? देखो, RCEP ना एक ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन एशियन कंट्रीज। लिख लिए, RCEP इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एशियन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, प्लस एशियन के 5 फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। फ्री ट्रेड पार्टनर्स मतलब मुक्त व्यापार अनुबंध वाले देश हैं, ठीक है। इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इंडिया ने आखिर में इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ भी बनी थी, ठीक है। इंडिया ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था जिसका नाम है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। उसमें वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को ये कहा था कि आपने जो RCEP ज्वाइन नहीं करने का जो डिसीजन है, आप उसको एक बार फिर से रिकंसिडर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले RCEP के बारे में अगर हम बात जानें तो RCEP क्या है? एशिया प्लस 5 FTP, मतलब एशियन देश जिनके साथ फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं उनका एक ग्रुपिंग है। ये 5 ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? एक है चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और एक देश जो बहुत कम दिखता है, न्यूजीलैंड, ठीक है। एशियन, और एशियन में कितने देश हैं? 15। 15 + 5 20 देशों का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कि भाई जो भी अब कमोडिटी का ट्रांसफ़र, लेबर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी ट्रांसफ़र होगा वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे होगा, ठीक है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड GDP, ठीक है। मतलब इन पूरे देशों की अगर हम पॉपुलेशन मिला दें तो दुनिया के पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा बनेगी, और इन टर्म्स ऑफ GDP ऑल्सो दिस इज द बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो इन सारे देशों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट $36 ट्रिलियन की है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा इंडिया से कि आपने जो अपना डिसीजन लिया है RCEP ज्वाइन नहीं करने का, एक बार उसको रिकंसिडर कीजिए। तो अब देखो इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, व्हाट वर द रीजंस कि इंडिया ने RCEP ज्वाइन क्यों नहीं किया। देखो, RCEP इंडिया के ज्वाइन नहीं करने का सबसे पहले बड़ा रीज़न था चाइना, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स अब दिखने भी लगे हैं, ठीक है। मतलब अभी देखो ये RCEP ना ऑपरेशनल हो गया है जनवरी 2022 से ये ऑपरेशनल हो गया है इंडिया के बिना। मतलब ये बाकी सब देश एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। बाकी सब देश क्या कर रहे हैं? चाइना ही खेल रहा है सबसे, उसको खूब बड़ा मार्केट मिल गया है, एकदम ट्रेड बैरियर भी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, भेजो माल। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। लेकिन वो चाइना नहीं सोचता ना वेस्ट, वो तो पहले अपना यही देखेगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं, ठीक है। और वो ये है कि एक तो है कि साउथ कोरिया 2024 में पहली बार
जब साउथ कोरिया और चाइना ट्रेड करते हैं तो पहली बार 2024 में साउथ कोरिया चाइना के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है इस साल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे देश हैं जापान और साउथ कोरिया, ठीक है, दे आर ऑल्सो इन ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है, इसके रिजल्ट्स ये दिख रहे हैं। अगर हम इंडिया के साथ तो ऑलरेडी चाइना का ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अगर हम FTA साइन कर लेते तो जो भी 85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है वो आराम से 150 बिलियन के आसपास होता हमारा। और 85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट भी चाइना के साथ इसलिए क्योंकि हमने कई सारे चाइना के प्रोडक्ट को मंगवाना बंद कर दिया है। ये तो पिछले 2 साल में मैं एक बार पढ़ा था, इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट था 130 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था। 130 से हम 85 में आए हैं, अपन ठीक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर RCEP और ये FTA साइन हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि दिवाली में भारत के लोग दिवाली नहीं बनाते हैं, चाइना के लोग दिवाली बनाते हैं। हम इतना दिवाली में झालर खरीद लेते हैं हम लोगों का। ठीक है, हाँ, तो ये देखा गया कि पहली बार जापान और साउथ कोरिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है जब से RCEP साइन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कहाँ गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का 2024 में पहली बार चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट होगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने और साइन क्यों नहीं किया? तो इंडिया ने साइन इसलिए भी नहीं किया क्योंकि एशियन नेशन के जितने 15 देश हैं, ठीक है, उन 15 में से 13 के साथ तो इंडिया ने पहले ही से FTA साइन कर रखा है। ठीक है, इंडिया हैज ऑलरेडी साइंड FTA फ्रॉम आउट ऑफ 15 विथ 13 कंट्रीज ऑफ द एशियन। 13 के साथ तो हमारा पहले से FTA है, तो 2 के लिए इतना मगजमारी क्यों करना? पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि अगर हम FTA साइन कर लेते तो चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता तो हमारी चाइना पे डिपेंडेंस बढ़ जाती। हमारी चाइना पे डिपेंडेंस बढ़ जाती तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया और ये सब जो कर रहे हैं उसका हमको मौका कहाँ मिलता? क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स चाइना के ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड जो सस्ते सामान है उससे कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, अंग्रेजों जैसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चाइनाज कॉम्पिटिशन। और इसमें ना एक बहुत बड़ा एंगल लेबर का भी था। देखो, जो RCEP है ना, उसमें सिर्फ गुड्स का ही ट्रांसफ़र नहीं होना था, मतलब मैनुअल लेबर का भी ट्रांसफ़र होना था। ठीक है, तो अगर हम अपनी RCEP खोल देते तो चाइना से इतने वर्कर हमारे यहाँ काम करने आते ना। ठीक है, और चाइना के वर्कर और इंडिया के वर्कर में डिफरेंस ये है कि वो लोग हाईली स्किल्ड लेबर है। ठीक है, और हमारे यहाँ तो सिर्फ मतलब भाजी कमाए भर काम करते, बाकी चावल और दाल तो सरकार देती है। ठीक है, तो एक लेबर क्राइसिस भी होता, और ना ही सिर्फ इंडिया में होता, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर पे जहाँ पे इंडिया लेबर अभी ज़्यादा है इंडिया के, वहाँ पे दिस चाइनीज़ लेबर वुड हैव रिप्लेस देम। ठीक है, ये सिचुएशन आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में और श्रीलंका में, हम्बनटोटा में और ग्वादर पोर्ट में। ठीक है, चाइनीज़ ने अपनी कॉलोनी बना ली है और अब पाकिस्तानियों को ही वो कर रहे हैं। ठीक है, जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ कोलकाता में कर रहे थे, फोर्ट विलियम में। ठीक है, सिराजुद्दौला को ही टपका दिए। सिराजुद्दौला का गिरना 1757 में वो आखिरी किल था, उसके बाद इंडिया के पास कोई रेजिलियंस रहा नहीं ना इतिहास में, अगर हम देखें। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, लेबर का एक बहुत बड़ा इशू था। ठीक, और इसके बाद कि हमने RCEP ना ज्वाइन करने का एक फैसला जो लिया वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी लिया कि अगर हम 20 देशों से मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते, ठीक, तो बाकी फिर और हमारे पास किसी से समझौता करने का कोई वो ही नहीं रहता ना, क्योंकि एक बार साइन हो गया तो हो गया। ठीक है, वो अंग्रेज़ वाला थोड़ी ना ट्रीटी साइन कर दिया फिर 2 साल बाद आक्रमण कर रहे हैं। साइन हो गया मतलब हो गया। उसके बाद हम किसी से व्यापार में क्या बोलते हैं इसको, अरे जो बार्गेनिंग, वो नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि रिव्यू करो तो हमने नहीं किया, हमने फिर से रिव्यू किया उस चीज़ को, लेकिन फिर भी हमने ये पाया कि नहीं, हमारा RCEP ज्वाइन नहीं करने का जो फैसला था वो एकदम सही था।
ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि व्हाट इंडिया कैन डू टू काउंटर दिस आरसीईपी, क्योंकि अब भाई चाइना की इन सारे देशों में तो डोमिनेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया को व्हाट इंडिया शुड डू टू काउंटर दिस, इंडिया और भी देशों के साथ एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन और यूके। हम बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं। यूके में चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, ऋषि सुनक के बाद मेरे ख्याल से एक प्राइम मिनिस्टर और चेंज हो चुका है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण हम यूके से एफटीए साइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस को जल्दी कर लेना चाहिए ताकि ट्रेड जल्दी चालू हो। यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी साइन करने वाले हैं, ठीक है, निगोशिएशन चल रही हैं, ठीक है। द नीड ऑफ द आर इज कि जो ये 6 महीना लग रहा है 3 महीने में हो जाए, ठीक है, ताकि ट्रेड बढ़े। और हम यूके और ईयू से अगर एफटीए साइन कर लेंगे ना, तो हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे 100%, ठीक है, क्योंकि वो लेबर वहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। दूसरा कि हमको हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेक इन इंडिया 2.0 और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो हैं, वो हमको हमारे देश की इकोनॉमी या जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देना पड़ेगा, ताकि हम भी एक प्रोडक्शन हब बन पाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जब मैन्युफैक्चर होगा तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे। देखो पूरा ट्रेड ना एक्सपोर्ट पे ही है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ा दो हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया इज नेगोशिएटिंग विद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल्स जीसीसी और अफ्रीका नेशंस। अफ्रीका को हम भूल ही जाते हैं, इतना सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और सबसे बड़ा मार्केट भी है। अभी देखना चाइना अफ्रीका की एक समिट भी हुई फोकैक नाम से, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, फोकैक। उसमें चाइना ने क्या बढ़िया उन लोगों को डील दी है अफ्रीका वालों को। न्यूज़ भी आई थी दैट इंडिया शुड कीप एन आई ऑन फोकैक, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है अफ्रीका। तो अफ्रीका के में भी जितने हमारे ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको भी हमको जल्द से जल्द वो करना होगा, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट लिख लो। एक तो यूके, यूरोपियन यूनियन, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है, और अफ्रीकन नेशंस। इसके बाद एक और एरिया है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, जिसको बोलते हैं आईपीईसी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। आईपीईसी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, ठीक है, मतलब वही जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन सब का एक ग्रुप है आईपीईसी, ये नया ग्रुप है, ठीक है। इन सारे देशों में 4 एरियाज में हमको काम करने पड़ेंगे आईपीईसी में, 4 एरियाज। और वो 4 एरिया क्या है? सबसे पहला तो है ट्रेड, दूसरा है फेयर एनर्जी, नहीं हाँ फेयर इकोनॉमी, तीसरा है क्लीन एनर्जी, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन रेजिलियंस। जो आईपीईसी में जितने भी देश हैं हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, उनके साथ ये 4 एरिया में हमको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो है ट्रेड, दूसरा है फेयर इकोनॉमी, ठीक है, चाइना के जैसे एजर्टिव नेचर नहीं होना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस डंप किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो मलेशिया के साथ हुआ है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे फेयर इकोनॉमी का, कि भाई उनको भी पूरा बराबर का ही हमको हक देना है, ठीक है। तीसरा है क्लीन एनर्जी, ठीक है, कि हम जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एकदम साफ़ सुथरा हो, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। डूबने में आएंगे सबसे पहले वो डूबेंगे। अभी ब्रूनी गए भी थे, ब्रूनी का बहुत बड़ा इशू है ये क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वो साउथ चाइना को लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 लीटर पानी डाल देगा तो ब्रूनी डूब जाएगा, तो सब देश है, ठीक है। और तीसरा है सप्लाई चेन रेजिलियंस। सप्लाई चेन रेजिलियंस को हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। सप्लाई चेन समझते हो?
सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि भाई हम अगर किसी चीज़, मान फॉर एन एग्जांपल हम सिंगापुर को चावल भेज रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार भेज के फिर सिंगापुर जब बोलेगा तो उसके लिए लेट लेट करते हैं, हम इंडियंस की आदत है, ठीक है, एक बार भेज के भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंडिया विदेशों में इसी बात के लिए जो है ना मतलब थोड़ा बदनाम है कि हम भूल जाते हैं, उसको प्रॉपर चैनलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि हाँ इतना भेजे थे, ख़त्म हो गया होगा तो सामने पूछ लेते हैं। इससे क्या होता है ना, एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी बने रहती है, ठीक है, नहीं तो हम लेट भेजेंगे तो वो फिर कहीं और से मंगा लेगा ना, फिर वो अपने से कम रेट में देगा, तो ट्रेड सफ़र होता है इससे। इसी चीज़ को बोलते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। और इसके बाद है कि क्या कर सकते हैं हम, अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है हम उसको एनहांस कर सकते हैं। कैसे एनहांस कर सकते हैं? मेक इन इंडिया 2.0, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मतलब जो जितने भी एमएसएमईज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं, उनको कुछ मतलब जैसे मुद्रा स्कीम आई थी, ठीक है, या अगर वो लोग एक्सपोर्ट करने का कोई सामान अगर बना रहे हैं तो उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ ना कुछ छूट दिए जाए, इस चीज़ को बोलते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब छूट, किसी प्रकार का छूट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो ये था आरसीईपी, ठीक है। तो फाइनली एडिटोरियल में जो वो था ऑथर का जो रिजल्ट मतलब ये आया कि हमने आरसीईपी ज्वाइन करने का जो इंडिया का फैसला था नहीं करेंगे, वो अच्छा फैसला था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं, हाँ ना, मैं फिजिक्स पढ़ाता था वहाँ पढ़ाया हूँ अर्धचालक। सेमीकंडक्टर तो आता है इंट्रिंसिक, आंतरिक, बाह्य। इंडिया सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और अगर ये सब करते हो तो अब ये देखोगे कि इंडिया के वो सारे मतलब कंपनियां जो सेमीकंडक्टर में डील करती है उनका प्राइस खट से बढ़ गया अभी, ठीक। और अदानी वादानी वाला मैं बताया भी था, ठीक है, दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। व्हाट आर सेमीकंडक्टर? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर आर टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। सर्किट क्या होता है? डिवाइस नहीं बोल के सर्किट बोल रहे हैं। सर्किट क्या होता है? जब बहुत सारे, वही सेल और बैटरी समझते हो, जब बहुत सारे सेल्स कनेक्ट हो जाते हैं उसको बैटरी बोलते हैं। वैसे बहुत सारे अगर छोटे छोटे चिप्स कनेक्ट हो जाएंगे तो उसको सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच आर जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है ये, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। और इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो है, एक जो चिप होता है हरे कलर का, देखे भी होगे आप लोग, ठीक है, उसको सिलिकॉन वेफर बोला जाता है। और दूसरा उसमें काला काला कलर जो रहता है ना, अरे ऐसा काला कलर का होता है, इसके पीछे में पिन लगा रहता है ऐसा, ठीक है, इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो ये दो बेसिक एलिमेंट है सेमीकंडक्टर के, ठीक है। और एक ये हरा कलर का जो, उसको बोलते हैं सिलिकॉन वेफर्स, ठीक है, लिख लो सिलिकॉन वेफर, ठीक है। ये तो बेसिक एलिमेंट है सेमीकंडक्टर के। बेसिक एलिमेंट्स आर सिलिकॉन वेफर होता है जो, और इसमें एक जो होता है उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और ट्रांजिस्टर को हिंदी में भी ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर समझ जाते हो, इतना हिंदी मत आओ। यूपीएससी का हिंदी का क्वेश्चन पेपर पढ़े हो? कोई है जो पढ़ा है? उसका हिंदी तो और अच्छे लेवल का होता है। नहीं, डायोड अलग है, डायोड ट्रायोड अलग है। मैं फिजिक्स में मत आओ, मैं जीत जाऊंगा ठीक है। अब देखो जो पूरा जो गेम है ना वो है इस सिलिकॉन वेफर के थिकनेस का,
पहले मोबाइल इतने मोटे मोटे आते थे, बैटरी अलग आती थी। अब मोबाइल और पतले होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। लैपटॉप भी पहले के लैपटॉप, अब 5-6 साल पहले का लैपटॉप देखो ना, मोटा मोटा आता था, पतला पतला आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये सिर्फ इसके थिकनेस पे है। ठीक है, और जो सिंगापुर और ये सब मतलब जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एकदम एक अलग लेवल उन लोग हासिल कर चुके हैं, उन लोग अभी 1 या 2 mm के आसपास में चल रहे हैं। इतनी पतली 1 mm 2 mm कितना होता है समझते हो? स्केल देखे हो ना, 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में 10 ग्रेजुएशन होता है, उस 10 का एक हिस्सा वो है 1 mm, मिलीमीटर। ठीक है, इंडिया में यही चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, हमको सिर्फ काम यही करना है कि ये जो सिलिकॉन वेफर जो थिकनेस है उसको कम करके उसमें फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी मतलब, फैब्रिकेशन मतलब सिलिकॉन वेफर पे ट्रांजिस्टर और वो सारी चीज़ों को चिपकाना या लगाना, उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, डोपिंग आती है, एचिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना अंदर नहीं जाना है। ठीक है, बस ये समझ लो कि इन दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन पूरा खेल वो थिकनेस में ही है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया स्टैंड कहाँ है? इंडिया का स्टैंड कितना है कि हम कितना बना रहे हैं? क्या लगता है कितना बना रहे होंगे? अगर पूरे विश्व में 100% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया कितना बना रहा होगा? क्या लगता है? 0%। नेग्लिजिबल। अपन है ही नहीं। ठीक है, और अभी थोड़ा इस चीज़ को इम्पीटस मिला है। ठीक है, टाटा ने जापान की एक कंपनी है, ताइवान की एक कंपनी है, ठीक है, उसके साथ मिलकर गुजरात में एक फैक्ट्री मतलब फैब्रिकेटिंग यूनिट खोल रहा है। फैब्रिकेशन यूनिट इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो टाटा और ताइवान की एक कंपनी है, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है गुजरात में, लेकिन वो लोग भी 10 mm की चिप बनाएंगे। ठीक है, अभी भी अपन बहुत दूर हैं। ठीक है, जो टाटा चिप बनाएगा ताइवान की कंपनी के साथ मिलके वो 10 mm का है, और अदानी जी जो बनाएंगे इजराइल की कंपनी के साथ मिलके वो भी 5 mm के आसपास का है। और इंडिया को यहाँ तक और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है 2026 तक, इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट विल बी ऑफ द वैल्यू ऑफ 56 बिलियन बाय 2026। बस आ गया। तुम लोग इस साल का दिवाली बनाओगे, घर से वापस आओगे ना, तो 2026 आ जाएगा। ठीक है, 25 पता नहीं चलेगा, पता चला अपन सितंबर में आ गए 2024 के। आजकल समय जल्दी बीत जा रहा है ना। बोलना भाई हाँ कि नहीं, कुछ तो बोल यार, ऐसा ना करते हैं। ठीक है, 56 बिलियन का मार्केट है इंडिया का, हम कितना खरीदते हैं? 56 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं। अच्छा नहीं नहीं, गलत हो गया। ये जो अंबानी जी ये जो टाटा बना रहे हैं वो 25 mm का है, अंबानी जी 10 mm में आए, सॉरी, अदानी। ठीक है, अब थोड़ा ये देखते हैं कि इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग या चिप फैब्रिकेशन के लिए क्या क्या इसके लिमिटेशंस है, व्हाट आर द चैलेंजेस, हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज तो है बहुत कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, बहुत पैसा लगता है इसका प्लांट लगाने में। ठीक है, ह्यूज कैपिटल इंटेंसिव, लिख लो चैलेंजेस में, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, और ना ही सिर्फ पैसा ज़्यादा लगता है, जो फैब्रिकेशन करने वाले जो मैन पावर है वो भी हाईली स्किल्ड मैन पावर है। ठीक है, मतलब वो बनाने के लिए जो मैन पावर, लेबर नहीं लगेंगे, जो लोग हैं वो हाईली स्किल्ड लोग लगेंगे। ठीक है, दूसरा कि टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इंटेंसिव है ये। तीसरा, जो ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी बनाने वाली जितनी मशीनरी है, मशीन से ही ना बनाएंगे, हाथ से थोड़ी ना चिपका देंगे फेविकोल लगा के 5 रुपए का।
बाकी इंडिया वाले कर भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा एक एग्जांपल। ठीक है, इसकी जो मशीनरी आती है ये भी हमारे पास बनती नहीं है। आइदर वी विल हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना से ही इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मशीनरी की भी अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, चौथा कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे पावर रिक्वायरमेंट, वाटर सप्लाई, ठीक है, और जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग यूनिट के लिए, तो इंडिया इज़ लैकिंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, इन मतलब डेफिशिएंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4-5 चैलेंजेस हैं और ये बहुत बड़े चैलेंज हैं। ठीक है, चलो पैसा आ गया तो भी ठीक है, हम वैसे एक्सपर्ट लोग लेके कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो लोग सैलरी ज़्यादा मांगेंगे। ठीक है, वो भी आ गया तो फिर पहले इंफ्रा ठीक करो, क्योंकि बाहर से जब लोग आएंगे तो उनकी फैसिलिटी पूरी चाहिए। ठीक है, अब कभी भिलाई जाओ, रशियंस लोग के लिए एक अलग से कॉलोनी बना के रखा है, रशियन कॉम्प्लेक्स करके। भिलाई में जाइए ना आप, बिलासपुर सॉरी भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रशिया के कोलेब्रेशन से बना है, तो रशियंस अपने को चाहिए उसके लिए, तो रशियन के लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, रशियन कॉम्प्लेक्स नाम है उसका, घुसने भी नहीं देता है। ठीक है, फिर उसको फंडामेंटल राइट जब बोलता हूँ रोड में, तो बोलता है, फिर वो CSF वाला खड़ा है, वैसे बंदूक दिखाता है ना, सही मैं बता रहा हूँ, भिलाई में रशियन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, अब भाई मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू गो एनीवेयर विद इन माई कंट्री, मैं कहीं भी जाऊँगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे को अंदर नहीं जाने देता है वो, तो मैं उसको बताया कि मेरे पास आर्टिकल 19 है, तो CSF वाला बोला मेरे पास भी बंदूक है, बोल चला दूँ क्या, और मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है, मैं बोला ठीक है रहने दे। फिर मैं उसको आर्टिकल 32 बोलने वाला था, लेकिन फिर वो चला ही देता। तो मैं वापस आ गया गाड़ी चालू करके। देखो इससे ना याद रहता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा ऐसा न्यूमोनिक कोड बोलते हैं इसे, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, मैं जो ये हफ्ते भर में पढ़ के आके थोड़ा थोड़ा देख के बताता हूँ ना, वो कुछ ना कुछ कोड्स अपने दिमाग में बनाता हूँ, इसलिए याद रहता है इतना। इसलिए पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यूमोनिक कोड बना लो। हाँ, तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर है वो ये है। ठीक है, अब इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो इंडिया के इनिशिएटिव हैं, सबसे पहला तो इंडिया ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। ठीक है, पहला स्टेज में इंडिया $10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। ठीक है, इंडिया हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड $10 बिलियन टुवर्ड्स और सेकेंड स्टेज में अब वो जो मैं बताया था ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अच्छा जो ये सेमीकंडक्टर रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, उस मिनिस्ट्री का नाम है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द नोडल मिनिस्ट्री। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए 2 स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे। पहले स्टेज में $10 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब जो सेकेंड स्टेज का $15 बिलियन है उससे इन्वेस्टिंग चालू हो गई है। ठीक है, जिसके तहत कई सारे जैसे अदानी जी को और 12 स्टार्टअप को 133 करोड़ के आसपास का कुछ फंड रिलीज़ किया गया है। ठीक है, दूसरा कि इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे टाटा है, टाटा जी ने ताइवान के साथ कोलैबोरेट किया है, अदानी जी ने इजराइल की कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, सो एस की कम से कम जो चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का कुछ तो चालू हो, जब चालू होगा तभी तो उसमें इनोवेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 साल में दिख जाएगा ये। ठीक है, अभी देखना जैसे एप्पल का फ़ोन अब सस्ता मिलने लगा इंडिया में, मेरे को याद है 2013 में मुंबई में था iPhone 5s आया था, वो मैं 55,000 में खरीदा था, मेरी मम्मी ऑलमोस्ट दिल निकलने वाला था उनका जब बताया। तो अभी तो 14-15 भी का और ये मतलब प्राइस भी 55,000 रुपये है, वो इसलिए है क्योंकि आईफोन अब इंडिया में बनना चालू हो गया है। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के टाइम पे, वो बोल रहा था मैं बाहर से सामान लाऊंगा, गवर्नमेंट बोली नहीं लाने दूंगा, तो वो बोला ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, मैं प्लांट भी नहीं लगाता, तो गवर्नमेंट बोली ठीक है मत लगा,
लेकिन 100% इम्पोर्ट ड्यूटी हम लगाएंगे। तो फिर वो बोला नहीं मैं यहीं बनाऊंगा। और ये सच बात है, ये मैं मजाक में बोल देता हूँ, ये सब सही बात है, ये याद रखता हूँ मैं ऐसे। ऐसा ऐसा हुआ था, ज़्यादा सीरियस क्यों होना। देखो आईफोन आया, वो प्लांट लगाया, गवर्नमेंट लगाने दे ना दे, मेरे जेब में तो 1 रुपया ना आया ना गया। ठीक है, मैं तो आईफोन यूज़ भी नहीं करता। जो भी है, ठीक है। तो ये है। अब सेमीकंडक्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि अभी इंडिया सिंगापुर पढ़ाना है इसके बाद। ठीक है, इंडिया सिंगापुर रिलेशन। सिंगापुर देखे हो कहाँ है? वो तो मालूम है, नई चीज मत बता। इंडिया का है। अच्छा हुआ साउथ ईस्ट एशिया नहीं बोली। नहीं खोजना पड़ता। देखो वर्ल्ड मैप में दिखता भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के बगल में जाएंगे ना, म्यांमार है। म्यांमार के बगल में, अरे लड़कों बोलो, लड़कों को बोलना चाहिए, शर्म से डूब मरो तुम लोग। थाईलैंड लड़कियां बोल रही हैं हट। तुम लोग यार क्या कर पाओगे। ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे जाएंगे ना तो एकदम टिप पे आता है सिंगापुर, एकदम छोटा सा। ठीक है, तो एक साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है इन अ नटशेल। इसीलिए इंडिया सिंगापुर पढ़ाना है। इंडिया सिंगापुर रिलेशन। ना यूपीएससी निकल रहा है, ना थाईलैंड जा पा रहे हो। कर क्या रहे हो। ठीक है, ठीक है। देखो सिंगापुर का ऐसा है कि ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी एक समय पे, 1965 में आज़ाद हुआ। ठीक है, मतलब आज़ाद पहले हो गया था अंग्रेज़ों से, कुछ दिन तक राजा का शासन था यहाँ पे। ठीक है, बट फाइनली इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 1965 एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर। ठीक है, मतलब ये हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज है दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर एज अ नेशन। ठीक है, इंडिया आज भी इसराइल की कैपिटल जेरूसलम नहीं मानता। इसराइल की कैपिटल क्या है? हाँ, जेरूसलम। हाँ, अरे तेल अवीव है। इंडिया के लिए इसराइल की कैपिटल तेल अवीव है। ठीक है, सिर्फ यूएस ही बोलता है कि इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है। ठीक है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। और कुछ ठंडा गरम? अच्छा ठंडा तो हो गया, कुछ गरम। मतलब ऐसा होना चाहिए क्लास में, सर आलू गुंडा, सर आलू गुंडा ला रहे हैं आज। ठीक है, सर कॉफ़ी, तो सर ला के कॉफ़ी दे रहा है। ठीक है, मतलब एक आध दिन में पैर वैर भी ऐसे करने लगोगे, सर दबा दो। दर्द दे रहा है मतलब, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अरे पढ़ तो लो। मस्त है। फिर धीरे से तुम लोग का डिमांड हो जाएगा, सर सोफा थोड़ा रिक्लाइनर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोलोगे सर अंधेरा। फिर बोलोगे सर आप हटो या पिक्चर। ठीक है, अब बाहर चल, बाहर बाहर लोगों को लग रहा है यूपीएससी की कोचिंग चल रही है, अंदर क्या हो रहा है, बच्चे रिक्लाइनर में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। नहीं ठीक है यार, देखो मैं ये सब ना मूड ठीक करने के लिए करता हूँ। ठीक है, इमेजिन करने में क्या, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडिया को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वही तो करना है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है। सो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा सिंगापुर इज ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इट इज अ ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया।
ठीक है, सिंगापुर की अगर आप लोकेशन देखेंगे, मैं मैप लाया था, वो आया नहीं, ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, तीसरा है कि सिंगापुर की जो साउथ ईस्ट एशिया ब्रिज, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर को, नहीं नहीं नहीं, मान्यता देने वाला, मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। कोई बात नहीं, पूछ लिया कर, भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, इंडिया, इट इज़ अ ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया, बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया, सिंगापुर इसके एकदम चोक पॉइंट पे बैठा हुआ है, और इसीलिए सिंगापुर इंपॉर्टेंट है पुराने ज़माने से लेके अभी तक। ठीक है, कि जितने भी शिपिंग जो ट्रेड रूट है साउथ ईस्ट एशिया एशिया का, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होकर गुजरता है। ठीक है, और सिंगापुर एकदम उसके टिप पे बैठा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट को खाड़ी बोलते हैं, नहीं वो तो बे होता है, जल संधि, करेक्ट, स्ट्रेट जल संधि। ठीक है, अभी जियोग्राफिकली अगर हम देखें ना, तो सिंगापुर मतलब ये कलेक्शन है, एक इसमें एक मेन आइलैंड है बड़ा वाला जो सिंगापुर दिखता है, इसके अलावा 62 और छोटे छोटे आइलैंड हैं उसी के आसपास में। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ वन मेन आइलैंड प्लस 62 स्मॉल आइलैंड, इट कंस्टिट्यूट्स सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर की खास बात क्या है कि सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है कि उसके पास ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, और इसलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ज़मीन नहीं है। लिख लिए, मैं आगे बोलूँ? पक्का? ठीक, अब देखो सिंगापुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब कोई भी देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जब ये जानना हो ना, तो ये जानो कि उस देश की स्ट्रेंथ क्या है। तो सिंगापुर की स्ट्रेंथ क्या है, एकदम हाईली स्किल्ड लोगों का देश है। ठीक है, दूसरा जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सिंगापुर की जो है एकदम तगड़ी है। ठीक है, पूरी दुनिया का 20% जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सिंगापुर बनाता है, और पूरी दुनिया का 10% चिप, जो सेमीकंडक्टर चिप बनता है फैब्रिकेशन, वो सिंगापुर बनाता है, और वो भी 2 mm 3 mm टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एकदम एक नंबर टेक्नोलॉजी है उसकी। नॉट ओनली इन सेमीकंडक्टर, सिंगापुर इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट इन अर्बनाइज्ड प्लानिंग, अर्बनाइजेशन बोलते हैं इसको, प्लानिंग करने में। छोटा सा देश है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और अर्बन प्लानिंग उसकी इतनी बढ़िया है कि इंडिया में जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी जो हम बना रहे हैं, उसमें सिंगापुर मॉडल को ही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत तगड़ा है, बस एक ही लिमिटेशन है कि ज़मीन नहीं है, जियोग्राफिकली बहुत छोटा है। ठीक है, तो ऑल्सो इंडिया, सिंगापुर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये सब लिख लो। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साउथ ईस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अपार्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग। सिंगापुर का बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तगड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ मैं। सिंगापुर पूरे दुनिया का 10% चिप बनाता है और 20% इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। अगर हम इंडिया सिंगापुर की बात करें तो रिसेंट में देखो, सिंगापुर में लैंड क्राइसिस है, ज़मीन नहीं है। ठीक है, ज़मीन नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। उसके कारण क्या है कि बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी वहाँ जाके एज अ इंडेंटेड लेबर काम करते हैं। इंडियंस भी बहुत लेबर गए हैं सिंगापुर में जो काम करते हैं। तो वहाँ पे एक समस्या है फूड सिक्योरिटी की, खाने का, क्योंकि ज़मीन नहीं है ना, खेती किस में करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर को। ठीक है, तो चूँकि लेबरों के लिए राइस वो ठीक नहीं है, मतलब बासमती राइस महंगा वाला, तो अभी एक ट्रीटी हुई है इंडिया और सिंगापुर में, जिस उस ट्रीटी के तहत एक MOU है, मिनिस्ट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत नाउ इंडिया विल सप्लाई नॉन बासमती राइस, और उसमें इंडिया कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, कंसिडरिंग कि
सिंगापुर की फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ये, कि भाई खाना तो मिलना चाहिए सबको। नॉन बासमती राइस में हम कोई भी ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाएंगे जो सिंगापुर को जाएगा। इंडिया हैज़ एग्रीड टू एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट ऑन नॉन बासमती राइस टू सिंगापुर और ड्रेसिंग इट्स फूड सिक्योरिटी नीड्स। खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी को बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम फिनटेक कॉपरेशन की बात करें, बस ख़त्म होने फिनटेक कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स, और सिंगापुर की एक कंपनी है पेनाउ, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है विच विल इनेबल सीमलेस कनेक्टिविटी अक्रॉस द नेशन। ठीक है, कि पैसा लेन देन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मनी ट्रांजैक्शन, मनी एक्सचेंज, ये सब का जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। यह यूपीआई इंडिया का है और ये पेनाउ सिंगापुर का है, फिनटेक में वो है। इसके इंडिया और सिंगापुर के बहुत कल्चरल रिलेशन भी हैं, एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर इन सिंगापुर। थिरुवल्लुवर हमारे देश के साउथ इंडिया के बहुत फेमस पोएट थे। ठीक, और तिरुवल्लुवर ये यूजुअली तमिलनाडु के थे, एंड यू पीपल विल बी सरप्राइज टू नो कि तमिल जो है इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तमिल सिंगापुर की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर की, उसमें से तमिल एक है, तेलुगु भी है 5-6-7 में। ठीक है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इंडियन डायस्पोरा एक पॉपुलेशन का नहीं, ये हमारा फ़ायदा है, हर जगह है हम, सिंगापुर में भी है, मलेशिया में भी है, यूएई में भी है, जहाँ नहीं भी होना चाहिए वहाँ भी हैं। ठीक है, अभी मेरे पड़ोस के, मतलब मेरी बहन की वो है, उनके हस्बैंड इराक में थे और उसके पहले वो सीरिया में थे। उन लोग इधर उधर जाते रहते हैं ना गल्फ वाले, पहले सीरिया में थे फिर इराक में। मैं बोला बहुत जल्दी पाकिस्तान में भी आओगे आप। इंडियन डायस्पोरा बहुत है, तो अब इंडियन डायस्पोरा बहुत है तो जाहिर सी बात है कल्चरल रिलेशन बहुत होंगे, और हिस्टोरिकली भी सिंगापुर के साथ हमारे कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। थोड़ा पैसे की बात करें तो सिंगापुर इज़ द 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। 6th लार्जेस्ट, 6वां सबसे बड़ा देश है जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और एशियन कंट्री में पहला। ग्लोबली सिंगापुर इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री एंड इन टर्म्स ऑफ एशियन इट इज़ द 1st लार्जेस्ट। और 2018-19 से एफडीआई कंट्रीब्यूटर में सिंगापुर इज़ लीडिंग, सबसे ज़्यादा एफडीआई कंट्रीब्यूटर है ये हमारे देश का। अगर इंडिया और सिंगापुर के इंटरनेशनल अलायंस की बात करें तो एक अलायंस सुने थे तुम लोग, इंटरनेशनल सोलार अलायंस। सो इंडिया एंड सिंगापुर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस ISA। एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। लिख लो थोड़ा, रिम एसोसिएशन का मैं हिंदी में वो करके नहीं आया हूँ। IORA ये अभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसके अलावा इंडियन टूरिस्ट जो सिंगापुर जाते हैं, दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट टूरिज्म सेक्टर फॉर सिंगापुर। सिंगापुर के लिए इंडियन टूरिस्ट दे आर द रैंक्ड फर्स्ट। सबसे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जाते हैं सिंगापुर घूमने, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी कुछ साल पहले इसरो ने सिंगापुर की इंडिजीनियसली बनी सैटेलाइट लॉन्च की थी. इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडिजीनियसली बिल्ड सिंगापुरियन सैटेलाइट्स. अब चूंकि मैंने बताया कि सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अभी स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको गवर्नमेंट ने और एक्सटेंड किया है, ठीक है, तो उसमें हम सिंगापुर के जो एक्सपर्ट है उसका हेल्प ले रहे हैं. सिंगापुर इज असिस्टिंग इंडिया इन मेकिंग अर्बन प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशन. डिफेंस सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंडिया और सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं एंड दे बोथ शेयर अ कॉमन कंसर्न रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी. चाइना बार बार स्ट्रेट ऑफ मलक्का में आके घूम के जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं ना, ठीक है, साउथ चाइना सी, ये सब, तो इंडिया और यूएस के सिंगापुर के कंसर्न सेम है और बोथ इसमें सपोर्ट करते हैं. इन एडिशन टू दिस सिंगापुर इंडिया को सपोर्ट करता है फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक, ईस्ट कॉमन ग्रुप है ईस्ट एशिया समिट, G20, कॉमनवेल्थ. इंडिया कॉमनवेल्थ का वो नहीं है मेंबर. इंडिया अपने आप को, मतलब अब मेरे को ये मैं अपडेट नहीं किया हूँ, इंडिया ने तो एप्लीकेशन दिया है कि अब हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं होना चाह रहे हैं. एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये अपडेट कर लेना. लेकिन इंडिया और सिंगापुर कॉमनवेल्थ के दोनों पार्टनर हैं, मतलब दोनों इसमें हैं. एक है ईस्ट एशिया समिट, दूसरा है G20, ग्लोबल 20, कॉमनवेल्थ, IORA और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम. Also, Singapore is one of the leading countries to contribute in semiconductor manufacturing in India. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको असिस्ट भी कर रहा है. तो इतना है. दूसरी क्लास 6:30 बजे है क्या तुम लोग की? कल भी लेट हो गया था. ठीक है, इतना काफ़ी है. ब्रूनी बताना था, ब्रूनी और ये ब्रूनी दारुसलाम और मलेशिया छूट गया है. ठीक है, इसको कभी और देखेंगे. इसको ना रिवाइज कर लेना, अगर नहीं होगा तो अगले दिन, मतलब अगले हफ्ते जो भी पहली क्लास होगी उसमें सबसे पहले यही करेंगे. ठीक है, क्या है ना, कंप्लीट हो जाएगा. एक चीज़ और है कि मैं यहाँ मैप नहीं दिखा सकता हूँ. मैप थोड़ा देख, यहाँ जाके ना तुरंत देख लिया करो मैप. इसी के साथ साथ मैप की प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत अच्छे से. दोबारा मैप नहीं देखना पड़ेगा, ईरान रशिया ये सब का नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिखा चुका था. वो थोड़ी लिमिटेशन है, मैं भी एकदम क्या नाम है, एक्लेमेटाइज नहीं हुआ हूँ इससे, डिजिटल बोर्ड से. ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत है, वो भी दूर हो जाएगा और हिंदी इंग्लिश सब सेट कर देंगे अपन. ठीक है, चलो, थैंक यू यार.